हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, मैं जो कंटेंट अपलोड करने वाली हूँ वो यूजफुल हो पाएगा बीएससी मैथ्स, इंजीनियरिंग मैथ्स, आईआईटी जैम और मेनी अदर टीचिंग कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो बने रहे, स्टे ट्यून विद मी। स्टूडेंट, मेरे प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन प्रिंट करने के लिए तीन मेथड सीखे थे। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, लीस्ट कोस्ट मेथड एंड वोगल्स अप्रोक्सीमेशन। इस लेक्चर में हम ट्रांसपोर्टेशन के इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन से ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे ऑब्टेन करेंगे स्टूडेंट, वो सीखेंगे। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दी रखी है आपको। आपके दो सोर्सेस हैं और तीन डेस्टिनेशन है, और ये आपकी यूनिट कॉस्ट दी हुई है और इनकी सप्लाई और डिमांड्स आपको गिवन गिवन है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि ट्रांसपोर्टेशन जो प्रॉब्लम है वो दो फेजेस में सॉल्व होती है। फर्स्ट फेज हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, हम इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन ऑब्टेन करेंगे। और सेकंड फेज इस लेक्चर में हम ऑब्टेन करने वाले हैं उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो फेज वन में हम किसी भी तीनों एल्गोरिथम में से किसी भी मेथड को यूज करके इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन ऑब्टेन कर सकते हैं। फेज टू में यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं स्टेपिंग स्टोन मेथड को और मोदी मेथड को। फॉर इवेल्युएटिंग द रोज एंड कॉलम इंडाइसेस को हम ऑब्टेन करेंगे, और इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन से हम मूव करने वाले हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन के तरफ मूव करेंगे। तो आपके यहाँ जो स्टेप्स रहेंगे स्टेपिंग स्टोन मेथड के अंदर, हम फर्स्ट स्टेप वन में क्या करेंगे, फॉर ईच एम्प्टी सेल, जो आपकी कोई भी खाली सेल है उसके लिए हम रिड्यूस कॉस्ट ऑब्टेन करेंगे मोदी मेथड को यूज करते हुए। और उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे अनऑक्यूपाइड विद द मोस्ट नेगेटिव रिड्यूस्ड कॉस्ट, यानी ऐसी खाली सेल को हम सेलेक्ट करेंगे जिसकी वैल्यू क्या हो, रिड्यूस कॉस्ट कैसी आ रही हो, नेगेटिव आ रही हो। अगर कोई भी खाली सेल की रिड्यूस कॉस्ट नेगेटिव नहीं आ रही है तो हम हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, ऑप्टिमल हो जाएगा, वहीं पे हम स्टॉप कर देंगे। स्टेप नंबर टू में अगर आपके पास कोई भी जो खाली सेल है वो क्या कर रही है, आपका जनरेट कर रही है स्टेपिंग स्टोन पाथ, यानी कोई भी जो खाली सेल है आपकी वो भरी हुई सेल के साथ बैलेंसिंग सिचुएशन बना रही है कुछ इस तरीके से कि हम जो आपकी खाली सेल है, ये तीनों जो सेल होगी वो कैसी है, भरी हुई सेल है। और ये वाली सेल आपकी क्या है, एम्प्टी सेल है। और इसके साथ स्टेपिंग स्टोन पाथ कैसे बनेगा, जैसे आपके टेबल के चारों कॉर्नर बैलेंस होते हैं उस तरीके से हम घूम के वापस एम्प्टी सेल पे आ सके, तो उसको हम बोलेंगे स्टेपिंग स्टोन पाथ। तो इस पाथ को, अगर आपका क्लोज लूप बन रहा है तो हम क्या करेंगे, वहां पर जो आपका कुछ अलोकेशन करेंगे, कुछ जो एम्प्टी सेल है वहां पर प्लस थीटा अलोकेट करेंगे। और यहाँ पर बैलेंस करने के लिए माइनस थीटा करना पड़ेगा, यहाँ पर बैलेंस करने के लिए फिर से हमको प्लस थीटा करना पड़ेगा, और यहाँ पर माइनस थीटा। अब हम थीटा का वैल्यू आपको ऑब्टेन करना है, और वो क्या होगा, ये जो आपके नेगेटिव वाली दोनों एलिमेंट्स है जहां पर माइनस थीटा आप कर रहे हैं, तो जो आपकी क्यूपेट सेल में जो कोस्ट है उसमें से जो थीटा की वैल्यू आपको मिनिमम ऑब्टेन होगी इन दो सेल्स में, जो माइनस थीटा वाला है, वो थीटा का वैल्यू हम ले लेंगे। और स्टेप थर्ड में हम इस जो आपकी खाली सेल थी उसमें वो जो क्वांटिटी हमने थीटा की वैल्यू ऑब्टेन की है वो लगा देंगे, और जो आपकी एम्प्टी सेल थी वो अब कैसी हो जाएगी, भरी हुई सेल हो जाएगी। और उसी के अकॉर्डिंगली हम थीटा की वैल्यूज यहाँ पर इन चारों, जो आपकी चारों या चार से ज्यादा भी पोजीशन हो सकती है, वहां पर ऐड या सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, और फिर से इसको चेक करेंगे कि आपका सोल्यूशन ऑब्टेन हुआ या नहीं है। तो अगर नहीं हुआ है तो हम फिर से स्टेप वन के ऊपर मूव कर जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी मोदी मेथड के स्टेप्स हैं। आपको रिड्यूस कॉस्ट ऑब्टेन करने के लिए हमें सबसे पहले स्टेप वन में क्या करना है, यहाँ पर हम पहले तो क्या करने वाले हैं कि रोज के अलोंग हम यूआई निकालेंगे और कॉलम के अलोंग वीजेस निकालेंगे। स्टेप वन में आपको उस रो या कॉलम के अकॉर्डिंग यूआई या वीजे का वैल्यू जीरो लेना है, जहां पर आपके पास क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अलोकेशन है, उसके लिए यूआई और वीजे का वैल्यू जीरो ले लेंगे। और आपकी जो भरी हुई सेल्स है उनके लिए हम यूआई और वीजे कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला क्या यूज करने वाले हैं, सी आई जे इक्वल टू यूआई प्लस वीजे फॉर ऑक्यूपाइड सेल। ऑक्यूपाइड सेल के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और रिड्यूस कॉस्ट ऑब्टेन करेंगे। स्टेप थ्री में हम अनऑक्यूपाइड या फिर एम्प्टी सेल के लिए सी आई जे माइनस यू आई माइनस वीजे से। तो
ये आपकी प्रोसीजर रहेगी और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है। अडानी ब्लॉक कंपनी जो है आपकी, उसके पास 80 टन्स ऑफ कंक्रीट ब्लॉक्स का ऑर्डर है। 3 सबर्बन लोकेशन एज फॉलोज, 3 जो आपकी सबर्बन लोकेशंस है उनके ऊपर, नॉर्थवुड, वेस्टवुड एंड ईस्टवुड के ऊपर। अडानी हैज 2 प्लांट्स, अडानी के पास 2 प्लांट्स है जहां पर उनकी जो कैपेसिटी है वो कितनी दे रखी है अपने को, 50 टन्स पर वीक, or delivery cost per ton for from each plant to each suburban location is shown on the next slide. How should end of week shipment to be fill the above order, यानी हम किस प्लांट से कितनी क्वांटिटी डिलीवर करें कि आपका जो सॉल्यूशन है वो ऑब्टेन हो पाए। तो ये है प्रॉब्लम दी रखी है। प्रॉब्लम है प्लांट वन से आप और प्लांट टू से आपको नॉर्थवुड, वेस्टवुड और ईस्टवुड पे सप्लाई के लिए जो पर यूनिट कॉस्ट दे रखी है 24, 30, 40, 30, 40 एंड 42। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास जो है स्टूडेंट, यहाँ पर जो आपका प्लांट वन का जो सप्लाई है वो है 50 यूनिट, प्लांट टू का जो सप्लाई है वो भी है 50 यूनिट्स, और नॉर्थवुड, वेस्टवुड और ईस्टवुड का डिमांड 25, 45, 10 रह रहा है। तो इनका सम जो है स्टूडेंट, डिमांड का सम आपका 80 बन रहा है और यहाँ से सप्लाई का सम 100 हो रहा है। तो आपकी प्रॉब्लम कैसी है स्टूडेंट? अनबैलेंस प्रॉब्लम है। इसको पहले हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, एक डमी कॉलम ऐड किया है, उसमें कॉस्ट जो है आपकी वो 0 0 रखी है, लेकिन जो आपकी डिमांड है, डमी जो आपका डेस्टिनेशन है वहां की डिमांड हमने कितनी रखी है 20, ताकि 80 प्लस 20 कितना बन सके 100 हो जाए। दोनों तरफ से आपका जो है सम सप्लाई और डिमांड का 100 हो जाएगा। अब प्रॉब्लम कैसी हो गई? बैलेंस हो गई है। बैलेंस हो गई है और उसके बाद हम इसको लीस्ट कॉस्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट। जो पहला आपका स्टेप रहेगा, लीस्ट जो कॉस्ट है सबसे लीस्ट, यहाँ दोनों पोजीशन पे लीस्ट थी, तो हम यहाँ पर दे रहे हैं सबसे पहला लोकेशन जो फर्स्ट X14 पोजीशन है उसको। यहाँ पर इसकी प्लांट वन की सप्लाई 50 थी और डिमांड थी 20, तो हम 20 दे सकते हैं। यहाँ 20 दे दिया मैंने, तो सप्लाई में हमारे पास 30 बचा और जो आपका डमी डेस्टिनेशन है उसका पूरा जो आपका डिमांड था वो कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट है स्टूडेंट वो यहाँ पर है 24। 24 को देने के लिए इसका डिमांड है 25 और सप्लाई है 30, तो यहाँ पर 25 दिया जा सकता है, 25 दे देते हैं। तो सप्लाई में हमारे पास 5 यूनिट्स रह जाएंगे और जो आपका नॉर्थवुड था उसका डिमांड कंप्लीट हो गया, इसलिए हमने कॉलम वाइज कैंसिल कर दिया। जो बाकी के बचे एलिमेंट्स है उसमें से लीस्ट कॉस्ट देखा 30। 30 को हम कितना दे सकते हैं स्टूडेंट? यहाँ पर इसका डिमांड तो 45 है लेकिन 5 यूनिट ही दे सकते हैं, तो 5 यूनिट, क्योंकि सप्लाई 5 यूनिट ही बची हुई थी, उसको दे दिया। तो प्लांट वन की जो सप्लाई है वो खत्म हो चुकी है, टोटल कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे पास ये तो पोजीशन रहती है और यहाँ 5 यूनिट देने पर इसकी जो डिमांड है वेस्टवुड की वो 40 यूनिट रह जाती है। तो अब हम डायरेक्टली इन दो सेल को ही देना है, इन्हें डायरेक्ट भी दिया जा सकता है 40 और 10। तो इस तरीके से आपने लीस्ट कॉस्ट मेथड से क्या ऑब्टेन कर लिया स्टूडेंट, यहाँ पर हमने इसका इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन ऑब्टेन किया है। उसके बाद स्टूडेंट हम जो हमारा ये तो आपका इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन ऑब्टेन करना तो आपका सिंपल है, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी सीखा था। अब यहाँ पर हम इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन ट्रांसपोर्टेशन सिंपलेक्स एल्गोरिथम से मोदी मेथड को यूज करते हुए फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, सब पहले हमको यूआई और वीजे निकालना होगा। यूआई और वीजे निकालने के लिए सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अलोकेशन आपका रो वन में है। उसके अलावा हम क्या कंसीडर करेंगे, ये यूजे यूआई की वैल्यूज है यहाँ पे और यहाँ पे वीजेस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यूआई जो है आपका, अगर आपने यहाँ देखा सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अलोकेशन हमारा कौन से रो में, जो आपकी रो वन है वहां पर है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या ले लेंगे, u1 को वैल्यू 0 ले लेंगे और u1 का वैल्यू 0 ले लिया, उसके अकॉर्डिंग हम बाकी के जो सीआईजे हैं उसके अलावा हम ऑब्टेन करेंगे वैल्यूज। जैसे आपका जो ऑक्यूपाइड सेल है, फर्स्ट ऑक्यूपाइड सेल है C11, C11 का वैल्यू होगा यू, आपका फॉर्मूला है CIJ इज इक्वल टू यूआई प्लस वीजे ऑक्यूपाइड सेल के लिए। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑक्यूपाइड सेल ये है 25 यूनिट्स, C11 का वैल्यू, सॉरी C11 का वैल्यू है 24 यूनिट्स। तो यूआई प्लस U1 प्लस V1 के इक्वल होगा। तो जो कॉस्ट है आपकी 24 वो रखनी है और U1 का वैल्यू हमने क्या कंसीडर किया, 0, और उसके अलॉन्ग आपको V1 का वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगा। V1 का वैल्यू होगा 25।
4। इसी तरीके से आप जो आपका C12 सेल है और C14 सेल है, उनके अलोंग भी आप वीजेस के वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर आपका 30 आने वाला है और यहाँ पर आपका 0 आने वाला है। V4 का वैल्यू और V2 का वैल्यू 30 ऑब्टेन होगा। सबसे पहले हम जो आपका जहाँ पर एक सेल आपकी एक सेल वैल्यू पता है, उन्हीं सेल को सबसे पहले यूज़ करना है ताकि दूसरा सेल वैल्यू जो है आपका वीजे का वैल्यू वो आसानी से कैलकुलेट हो सके। इसके बाद हम यूज़ करेंगे C22 पोजीशन को। C22 पोजीशन के लिए स्टूडेंट आपका जो रहेगा U2 प्लस V2 का वैल्यू। तो V2 का वैल्यू स्टूडेंट हमने कैलकुलेट कर रखा है 30 और C22 का कॉस्ट है 40 यूनिट्स। तो U2 नहीं पता है हमको, U2 आप कैलकुलेट कर पाएंगे 40 माइनस 30 करके। तो U1 जो आपका 0 था और U2 का वैल्यू कितना बन जाएगा 10 यूनिट्स यहाँ पर। अब इस 10 यूनिट को और इस सेल को C23 सेल को यूज करेंगे। C23 सेल को यूज करके हम V3 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हमने C23 को यूज करना है। C23 इक्वल टू U2 प्लस V3 एंड C23 हमारा कितना था स्टूडेंट 42 और U2 का कॉस्ट था 10 एंड V3 हमें नहीं पता था। सब्सट्रैक्ट किया 42 माइनस 10, V3 का वैल्यू हो गया 32। तो यहाँ ऑब्टेन हो गई थी। अब हम बात करेंगे अनऑक्यूपाइड सेल की। अनऑक्यूपाइड सेल के लिए आपका रिड्यूस कॉस्ट का फॉर्मूला था CIJ माइनस UI माइनस VJ। तो उसे कैलकुलेट करेंगे हम। इसी टेबल पे आ जाते हैं आपकी जहां पर हमने UI और VJs के वैल्यू लिखे हैं। तो अब हम यूज करने वाले हैं अनऑक्यूपाइड सेल यानी एम्प्टी सेल को। एम्प्टी सेल के लिए हमारा फॉर्मूला रहेगा CIJ माइनस UI माइनस VJ। तो सबसे पहला एम्प्टी सेल जो है आपका ये वाला है। कौन सा पोजीशन है C13। C13 पोजीशन पे आपका हो जाएगा माइनस का C1 और माइनस का V3। ये I और J के वैल्यूज है यहाँ पर। सॉरी, ये सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे CIJ माइनस UI माइनस VJ से। आपका फर्स्ट सेल जो है वो है C13 पोजीशन। C13 पोजीशन के लिए आपका माइनस का U1 लगेगा और माइनस का V3 लगेगा। यहाँ पर I और J के वैल्यू इससे फर्स्ट पोजीशन वाइज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो C13 का कोस्ट जो है स्टूडेंट आपका 40 यूनिट्स है। 40 माइनस आपका U1 इसी सेल के अकॉर्डिंग देखा 0 है और इसी सेल के अकॉर्डिंग नीचे डाउन में देखा 32 है। तो 40 माइनस 32 8 यूनिट्स आपका यहाँ पर जो है स्टूडेंट अनऑक्यूपाइड फर्स्ट जो सेल है उसके लिए यहाँ पर रिड्यूस कॉस्ट हमको ऑब्टेन होता है। जो नेक्स्ट रिड्यूस कॉस्ट है आपको वो कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट रिड्यूस कॉस्ट हम कैलकुलेट करने वाले C21 पोजीशन के लिए। C21 के लिए आपका हो जाएगा माइनस का U2 माइनस आपका हो जाएगा V1। तो C21 का कॉस्ट था 30 यूनिट्स। 30 माइनस आपका U2 का वैल्यू जो है स्टूडेंट 10 यूनिट्स है और V1 का वैल्यू देख लिया हमने। V1 का वैल्यू है 24। सो 34 सब्सट्रैक्ट किया माइनस 4 आ रही है यहाँ पर आपकी रिड्यूस कॉस्ट ये यहाँ पर। और जो लास्ट सेल है आपका C24 सेल। C24 की सेल के अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेट कर रहे हैं C24 माइनस U2 माइनस V4 बनेगा फॉर्मूला। और कोस्ट है यहाँ पर 0 और U2 का वैल्यू था 10 और आपका V4 का वैल्यू है स्टूडेंट यहाँ पर 0। सो यहाँ पर आपको जो ऑब्टेन हो रहा है माइनस का 10 यूनिट। आपका जो नेगेटिव कोस्ट आ रही है वो है आपकी माइनस 10 यूनिट्स। तो इस तरीके से जो हमने रिड्यूस कॉस्ट एम्प्टी सेल के लिए ऑप्टन की है उन्हें सर्कल में लिखा है। स्टोन पाथ हम बना रहे हैं किसके लिए, कौन से सेल के लिए, आपका जो एम्प्टी सेल है उसको लेते हुए बनाना है। ये वाला है एम्प्टी सेल हाईएस्ट नेगेटिव वाला, इसको यूज किया। और साथ में कैसे लेंगे ऑक्यूपाइड सेल लेंगे और उसके साथ स्टेपिंग स्टोन पाथ बनाएंगे। तो इसको बैलेंस इसने किया। अगर इसको बैलेंस कौन करने वाला मिल रहा है स्टूडेंट यहाँ पर आपको, अगर आप इसे लेते हैं तो इसको बैलेंस करने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो इसको बैलेंस कौन करेगा, यहाँ पर इसको बैलेंस इसने किया है और इसको बैलेंस किया इसने। ऑक्यूपाइड सेल लेनी है, ये तीनों ऑक्यूपाइड है और यहाँ से हम वापस इस पे आ जाएंगे। इसको बोलते हैं स्टेपिंग स्टोन पाथ। तो बैलेंस होनी चाहिए चीजें। ये
एक जो थी आपकी वो एम्प्टी सेल थी और बाकी तीनों कैसी है, ऑक्यूपाइड सेल है। तो यहाँ पर अगर आप इस एम्प्टी सेल को ऑक्यूपाइड सेल में बदलने के लिए प्लस थीटा देना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस थीटा, इसको बैलेंस ये करेगा, इसको बैलेंस करने के लिए प्लस थीटा और इसको बैलेंस करने के लिए माइनस थीटा। तो यहाँ पर हमको थीटा का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना होता है, मिनिमम ऑफ जो आपकी नेगेटिव थीटा वाली जो सेल्स हैं वहां पर आपने कितना अलोकेशन दिया है उसमें से मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर आपका 40 माइनस थीटा बनेगा और यहाँ 20 माइनस थीटा बनेगा। तो यहाँ पर आप थीटा का वैल्यू देख पा रहे हैं, मिनिमम कितना होगा, 20। तो हम 20 का अलोकेशन यहाँ पर देंगे सेल नंबर C24 के ऊपर। और ये आपकी जो एम्प्टी सेल थी अब कैसी हो जाएगी, ऑक्यूपाइड हो जाएगी। और जो ये ऑक्यूपाइड सेल थी कौन सी, 1-4 पोजीशन, वो कैसी हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी आपकी। और यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग आपका अलोकेशन चेंज हो जाएगा। 20 + 5 25 और 40 माइनस 20 20 रह जाएगा। ये आपके चेंजेस होंगे इस टेबल के अकॉर्डिंग जो आपने कैलकुलेट किए हैं, वो चेंजेस आपको इटरेशन फर्स्ट में। तो जो हमने स्टीपिंग स्टोन मेथड से जो आपका पाथ निकाला था सेल 24 को यूज करते हुए, तो वहां पर अलोकेशन हमने को बनाने हैं। तो वैसे ही अलोकेशन बन गए हैं आपके। 24 जो पोजीशन है वहां पर आपका अलोकेशन कितना रह जाता है, 0 + 20, यानी ये जो आपका 0 अलोकेशन था इसमें सेल में, वहां पर आपका 20 ऐड हो जाएगा। और जो आपका नेक्स्ट जो X24 पोजीशन थी वो आपकी कैसी हो गई, एम्प्टी सेल थी, अब कैसी हो गई, ऑक्यूपाइड सेल हो गई। और जो आपकी ऑक्यूपाइड सेल थी 1-4, वहां पर आपने 20 अलोकेशन सब्सट्रैक्ट किया। तो यहाँ पर ये कैसी हो गई आपकी, एम्प्टी सेल हो गई ऑक्यूपाइड की बजाय। और ये जो चेंजेस बताए थे मैंने आपको, 1-2 पोजीशन पे आपका 20 ऐड हो जाएगा, 2-2 पोजीशन पे आपका 20 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। और बाकी जो ये जो अलोकेशन रहेंगे वो सारे क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमको काम करना है। फिर से हम जो चेंजेस हमने टेबल में किए हैं मेन टेबल में, उसके अकॉर्डिंग हम वापस से कैलकुलेट करेंगे यूआई और वीजेस की वैल्यू। वन का वैल्यू 0 कंसीडर कर लेंगे। और हमारे पास जो ऑक्यूपाइड सेल है रो 1 के अंदर, वो है हमारा पोजीशन नंबर C11। C11 इक्वल हो जाएगा U1 + V1। दैट मीन्स U1 हमारा 0 है और V1 का वैल्यू C11 के इक्वल हो जाएगा 24। ये V1 का वैल्यू यहाँ पर। और ऐसे ही सेकंड पोजीशन में आपके पास C12 हो जाएगा U1 + V2 के इक्वल। U1 0 था, V2 का वैल्यू हो जाएगा C12 के इक्वल। तो कोस्ट है हमारी यहाँ पे 30। तो 30 आपका यहाँ पर V2 का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। सिमिलरली आपके पास ये दोनों अनऑक्यूपाइड सेल है, C13 और C14, इनके लिए हम बाद में कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली C21 भी आपका जो अनऑक्यूपाइड सेल है। ऑक्यूपाइड सेल नेक्स्ट हमारा आ रहा है C22। C22 पोजीशन को अगर हम कंसीडर करें, U2 + V2 के इक्वल होगा। U2 हमारे पास नहीं है, लेकिन V2 हम कैलकुलेट कर चुके हैं 30 और C22 का कोस्ट है 40। तो दैट मीन्स U2 विल बी इक्वल टू 10। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू हमें चाहिए स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट जो ऑक्यूपाइड सेल है वो है 2-3 पोजीशन। C23 पोजीशन को अगर हम देखें तो U2 + V3 के इक्वल होगी। 2-3 का वैल्यू जो है हमारे पास 42 है और U2 का वैल्यू हमारे पास 10 है। V3 नहीं पता है, V3 पता चल गया 32। और नेक्स्ट जो है हमें U1 का वैल्यू पता ही था, U2 हम निकाल चुके थे, V4 नहीं पता है। V4 को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे सेल नंबर C24 का। C24 वुड बी इक्वल टू U2 + V4। दैट मीन्स C2 आपका ऑक्यूपाइड सेल है इस टाइम 0 और U2 10 था प्लस V4। तो V4 का वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट माइनस का 10। सो ये हमने स्टूडेंट रिड्यूस कॉस्ट कैलकुलेट कर ली है इटरेशन 2 के अंदर, जो आपकी मोदी मेथड से जो U1 और V1 की वैल्यू ऑब्टेन की है उनको देख लेते हैं यहाँ पे। अब हम कैलकुलेट करेंगे
अनऑक्यूपाइड सेल के लिए रिड्यूस कॉस्ट ऑब्टेन करनी है, आपके लिए हम कैलकुलेट करने गए स्टूडेंट यहाँ पे। तो C13 पोजीशन जो है उसके लिए आपने कैलकुलेट करना है माइनस U1 माइनस V3 बनेगी आपकी कॉस्ट। यहाँ पर ऑक्यूपाइड सेल की कॉस्ट है 40 माइनस U1 का वैल्यू है 0 और V3 का कॉस्ट है 32। तो दैट वुड बी 8। ये जो हमने सर्कल में यहाँ पे प्लेस किया है। सिमिलरली फॉर C14 पोजीशन U1 C14 माइनस U1 एंड V4। V4 का वैल्यू स्टूडेंट -10 था, +10 बनेगा और U1 0 था। C14 कॉस्ट है आपकी 0। तो दैट वुड बी C14 वुड बी इक्वल टू +10। ये हमने यहाँ पर सर्कल से मेंशन कर दिया सर्कल के अंदर। नेक्स्ट पोजीशन जो आपकी अनऑक्यूपाइड सेल में आ रही है वो है C21 पोजीशन। तो C21 के लिए रिड्यूस कॉस्ट हमने ऑब्टेन की C21 माइनस U2 माइनस V1 के अलावा। तो दैट वुड बी इक्वल टू C21 का कॉस्ट था 30 और U2 है 10 और V1 आपका है 24। तो दैट वुड बी -4। तो यहाँ पर जो ये अनऑक्यूपाइड सेल की जो कॉस्ट आ रही है नेगेटिव आ रही है, इससे हमें पता चलता है कि हम कॉस्ट को और भी रिड्यूस कर सकते हैं अभी तक। तो यहाँ पर हमको स्टेपिंग स्टोन पाथ ढूंढने की कोशिश कर। तो रिड्यूस कॉस्ट स्टूडेंट यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं कि जो आपका सेल है 2 1 वहां पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर आपको स्टीपिंग स्टोन पाथ जो है वो ढूंढना है। यहाँ पर आपको दिस अनऑक्यूपाइड सेल जो आपकी हाईएस्ट नेगेटिव है उसमें +θ ऐड करना है और ऑक्यूपाइड सेल को एम्प्टी करना है -θ। इसको बैलेंस इसने किया, इसको बैलेंस इसने किया +θ एंड इसको बैलेंस इसने किया -θ। तो आपका स्टेपिंग स्टोन पाथ जो रह रहा है वो 2 1 1 1 1 2 और 2 2 रह रहा है। और यहाँ पर जो है आपको थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। थीटा का वैल्यू जो आपका नेगेटिव जहाँ पर आ रहा है वहां से कैलकुलेट करते हैं। जो लोकेशन आपने दे रखा है 25 माइनस थीटा और नेक्स्ट था हमारा पास 20 माइनस थीटा। दोनों से थीटा का जो वैल्यू मिनिमम रह रहा है वो है 20। तो इसके अलावा हम मेन टेबल में वही सारे चेंज करेंगे। यहाँ पर आपको अलोकेशन में से 20 सब्सट्रैक्ट करना है, यहाँ 20 ऐड करना है, यहाँ 20 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ 20 ऐड हो जाएगा। तो इसके अलावा हम ये चेंजेस कर लेते हैं आपकी मेन टेबल के अंदर एडिशन 2 के अंदर। और जो आपकी सेल थी यहाँ पर जो आपकी 2 पोजीशन थी वो एम्प्टी सेल हो जाएगी। पहले ऑक्यूपाइड थी लेकिन अब अनऑक्यूपाइड सेल बन जाएगी। तो इसके अलावा हमने ये चेंजेस कर लेने हैं। C21 जो पोजीशन थी वो आपकी ब्लैंक थी पहले, अब कैसी हो गई ऑक्यूपाइड सेल बन गई। और C11 पोजीशन में से 20 सब्सट्रैक्ट कर लिया, C12 पे 20 ऐड कर लिया 45 और C22 हमारी क्या हो गई ब्लैंक हो गई। और बाकी की सारी जो कैलकुलेशन सारी की जो ऑक्यूपाइड सेल रहेगी वो सारी सेम रहती है एडिशन 2 के अंदर। इटरेशन 3 के अंदर हम वापस से UI और VJ कैलकुलेट करेंगे। सेम टेबल के अंदर जो हमने थीटा का वैल्यू कैलकुलेट किया है उसको लेते हुए साथ में। तो यहाँ पर इस टेबल के अंदर जो आपके थीटा के वैल्यूज थे वो लिखे हुए हैं सारे यहाँ पे। इस टेबल के अंदर आप देख पा रहे हैं जो आपकी यहाँ पर हमने ये अनऑक्यूपाइड सेल थी अब ऑक्यूपाइड हो गई। ये ऑक्यूपाइड थी C22 पोजीशन वो अनऑक्यूपाइड हो गई। चेंजेस हमने सारे कर लिए हैं। तो और उसी के अलावा हम वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे पहले ऑक्यूपाइड सेल के लिए। तो पहला ऑक्यूपाइड सेल है आपका C11 पोजीशन। C11 के लिए U1 प्लस V1 लगेगा। U1 0 हमने कंसीडर किया, V1 नहीं पता है और C11 की कॉस्ट है 24। तो 24 यहाँ पर हो गई। सिमिलरली यहाँ पर आपका जो है कॉस्ट बन जाएगा 30 क्योंकि यहाँ पर U1 की वैल्यू 0 है जैसे हमने ये कैलकुलेट किया वैसे ही। तो 30 यहाँ पर हो जाएगी। आप चाहे तो मैं कर देती हूँ C12 इज इक्वल हो जाएगा U1 प्लस V2। U1 0 है, V2 का वैल्यू नहीं पता है और C12 का वैल्यू पता है वो है 30। तो V2 का वैल्यू 30 बन गया आपका। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट जो ऑक्यूपाइड सेल है वो है C21 पोजीशन। C21 पोजीशन में आपका लगेगा U2 प्लस
V1 V1 का वैल्यू है 24, U2 नहीं पता है, और C21 का कोस्ट है आपका 30। तो 24 माइनस 30, 30 माइनस 24 दैट इज 6। सो 6 आपकी जो वैल्यू हो गई, यहाँ पर हमने इसको प्लेस कर लिया, U2 की वैल्यू 6 हो गई। U2 की वैल्यू 6 है। नेक्स्ट हमने नेक्स्ट ऑक्यूपाइड सेल लेनी है, C23 पोजिशन। C23 पोजिशन विल बी इक्वल टू U2 प्लस V3। U2 का वैल्यू 6 है और V3 नहीं पता है, और C23 का कोस्ट है हमारे पास 42। दैट मीन्स V3 का वैल्यू हो जाएगा 42 माइनस 6 दैट इज 36। नेक्स्ट जो ऑक्यूपाइड सेल हमें मिल रही है स्टूडेंट, वो ऑक्यूपाइड सेल आपकी रह रही है लास्ट C24 पोजीशन। C24 पोजीशन के लिए U2 प्लस V4, V4 का वैल्यू स्टूडेंट हमारा कैलकुलेट हो जाएगा माइनस का 6। ये हमने जो आपकी ऑक्यूपाइड सेल थी उनके लिए हमने उनकी हेल्प से हमने UI और VJ काउंट किए हैं। इसके बाद हम ऑक्यूपाइड सेल की बात करेंगे। इसके बाद हम अनऑक्यूपाइड सेल के लिए रिड्यूस कोस्ट ऑब्टेन करेंगे। अनऑक्यूपाइड सेल के लिए आपका जो फर्स्ट अनऑक्यूपाइड सेल है वो है ये C13 पोजीशन पे। C13 का वैल्यू U1 प्लस U1 माइनस V1 माइनस V3 करना है। C13 का कोस्ट है हमारे पास 40, U1 0 था और V3 का वैल्यू है 36। तो इसके लिए +4 आया, यहाँ हमने सर्कल में लिख दिया इसको। नेक्स्ट पोजीशन जो है आपकी अनऑक्यूपाइड C14 पोजीशन माइनस U1 माइनस V4। C14 पोजीशन जो है आपकी उसकी वैल्यू है 0 और माइनस U1 0 है, और V4 का वैल्यू माइनस माइनस प्लस का 6 लगेगा। तो C14 टोटल हमारा यहाँ जो पोजीशन है वहां पर हमारे पास रिड्यूस कोस्ट आ गई प्लस का 6। नेक्स्ट जो आपकी अनऑक्यूपाइड सेल हमको मिल रही है वो है C22 पोजीशन पे। C22 पोजीशन पे माइनस का U2 माइनस का V2 फॉर्मूले से ऑब्टेन करेंगे। C22 की कोस्ट है 40, 40 माइनस U2 था 6 और V2 30। तो 40 माइनस 36 दैट इज +4। तो आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, जो सारी रिड्यूस कोस्ट थी अनऑक्यूपाइड सेल के लिए सारी क्या आ गई हमारी पॉजिटिव आ गई। तो हमारा सोल्यूशन यही खत्म होता है, हम कोस्ट को इससे ज्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है आपका वो इस तरीके से दिया जाता है कि प्लांट 1 से आपको नॉर्थवुड पे जो 5 यूनिट ट्रांसफर करने हैं और उसका कोस्ट आपका 120 बनेगा। प्लांट 1 से वेस्टवुड पे 45 यूनिट्स, कोस्ट रहेगा 1350। प्लांट 2 से नॉर्थवुड पे 20 यूनिट्स 600 कोस्ट, और प्लांट 2 पे से ईस्टवुड पे 10 यूनिट्स और कोस्ट रहेगा 420। ये आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑब्टेन हो गया। इस तरीके से हमको अलग अलग इटरेशन लेते हुए देखना है कि कब जाकर हमारी सारी अनऑक्यूपाइड सेल जो है वहां पर रिड्यूस कोस्ट पॉजिटिव हो जाती है, तो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डीजेनरेसी से रिलेटेड एग्जांपल देखेंगे। डीजेनरेसी आपकी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कब हम ऑब्टेन करते हैं, तो यहाँ पर एक फाइनल टेबल आपके पास दी हुई है। इस टेबल से आप देख पा रहे हैं कि जो आपके जो यहाँ से 1 2 3 से आपको सप्लाई करना है ABC के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसके अलावा आपको पहले कैलकुलेट करना होता है M+N-1। M होता है नंबर ऑफ रोज, N है नंबर ऑफ कॉलम, N-1। तो आपके लिए आपके पास अलोकेशन कितने होने चाहिए, M+N-1 होने चाहिए फाइनल अलोकेशन। तो यहाँ पर आप देखें 3 रोज है और 3 कॉलम है, यानी हमारे पास 3+3-1 यानी 5 नंबर ऑफ अलोकेशन, यानी 5 ऑक्यूपाइड सेल होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास फाइनल सोल्यूशन में कितनी जो आ रही है आपके पास 4 ऑक्यूपाइड सेल ही आ रही है। तो हमको उस वक्त एक एप्सिलॉन छोटी सी क्वांटिटी जो है देनी रहती है किसी एक सेल को, जिसकी कॉस्ट क्या हो, लीस्ट हो और इंडिपेंडेंट पोजीशन हो, यानी स्टेपिंग स्टोन पाथ नहीं बनना चाहिए उस सेल के साथ में। तो यहाँ पर हमको ऐसा क्यों करना होता है, इन अ डीजेनरेट टेबल Modi equation allow us to find some UI and VJs only, not all of them। तो
Rectify a degenerate table. Step 1, among all the empty cell, we choose an empty cell having the least cost, यानी जिसकी cost क्या है, कम से कम है, और वो कैसी है, empty है, और किस पोजीशन पे आ रही है, इंडिपेंडेंट पोजीशन पे आ रही है। और अगर एक से ज्यादा ऐसी सेल है तो हम किसी भी पाथ को चूज कर सकते हैं और इप्सिलॉन क्वांटिटी देंगे उस सेल। तो एम्प्टी सेल में जब हमने देखा सबसे मिनिमम कॉस्ट आपको कहाँ मिल रही है, एम्प्टी सेल में जो सबसे मिनिमम कॉस्ट आ रही है आपकी वो यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर हमको एक छोटी यहाँ पर देखना है पहले तो कि ये सबसे लीस्ट कॉस्ट तो है ही है, साथ में इंडिपेंडेंट पोजीशन होनी चाहिए, यानी स्टेपिंग स्टोन पाथ नहीं बनना चाहिए। यानी अगर यहाँ पर आप कुछ एप्सिलॉन अलोकेट कर देते हैं तो इसको बैलेंस कौन करेगा, ये वाला सेल कर देगा क्योंकि ये ऑक्यूपाइड है, इसको बैलेंस ये कर देगा। लेकिन इसको बैलेंस करने वाला इस पूरे कॉलम में सिर्फ ये है, तो यहाँ से इसको बैलेंस कोई नहीं कर पाएगा, हम वापस यहाँ पर रिटर्न नहीं हो पाएंगे अगर हमने इसके साथ बैलेंस किया। और यहाँ पर रिटर्न नहीं हो पा रहे हैं तो आपका स्टेपिंग स्टोन पाथ नहीं बन रहा है, दैट मीन्स ये इंडिपेंडेंट पोजीशन है सी 3 2 पोजीशन। यहाँ पर आपको एक छोटी सी स्मॉल क्वांटिटी दे सकते हैं आप। और मेन कैलकुलेशन यानी जब हम कोस्ट का कैलकुलेशन करेंगे तो इप्सिलॉन का वैल्यू 0 के इक्वल ही काउंट करेंगे। तो इस तरीके से आप डी जनरेसी जो प्रॉब्लम होती है उसको रिजॉल्व कर पाते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर। स्टूडेंट, मुझे लगता है मेरे समझाने का प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।